तो बच्चे हमें सबसे पहले समझना है कि मराठा शक्ति के उत्थान का क्या कारण था। क्लियर है? तो चलिए बच्चे सबसे पहले हम समझते हैं उत्कर्ष के कारण कि मराठा शक्ति के उत्कर्ष के क्या कारण थे। तो बच्चे सबसे पहला उत्कर्ष का क्या कारण था? भौगोलिक कारण, जिसे हम भौगोलिक विशेषता कह सकते हैं। याद रखिएगा बच्चे कि ये जो मराठा क्षेत्र है इसकी भौगोलिक विशेषता थोड़ी अलग है। यहाँ पहाड़ है, नदी है, जंगल है बच्चे, चट्टाने पत्थर हैं। क्लियर है? तो इसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो खुद प्रकृति से लड़ रहे हैं बच्चे। तो सोचिए, जो खुद प्रकृति से लड़ते हैं क्या वो मजबूत नहीं होंगे? तो यहाँ के लोगों का व्यक्तित्व तो खुद ही जुझारू का व्यक्तित्व है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि एक तो इनकी भौगोलिक विशेषता ये है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा कि जो मराठों का जो व्यक्तित्व है, क्लियर है बच्चे, वो बहुत ही मजबूत है। स्पष्ट है? प्रकृति से लड़ते लड़ते इनका व्यक्तित्व क्या हुआ बच्चे? बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व हुआ। स्पष्ट है? तो जरा सोचिए कि जो खुद नेचर से लड़ रहा है बच्चे, पर्वत, पहाड़, नदी और जंगलों में रह रहा है, तो जाहिर है कि उनका व्यक्तित्व भी क्या होगा? मजबूत होगा। वो बहुत ही तगड़े होंगे और जाहिर है कि ताकत भी उनमें होगी, क्योंकि वो तो नेचर के साथ है। अच्छा, फिर याद रखना है बच्चे, एक तो भौगोलिक विशेषता, दूसरा इनका व्यक्तित्व बहुत ही मजबूत था। तीसरी बात याद रखिएगा बच्चे कि ये जंगल, पर्वत, पहाड़ों, जंगल और नदियों में रह रहे हैं, तो जाहिर है कि इन्होंने लड़ने की जो कला सीखी होगी वो सामने से नहीं, वो छिपकर लड़ना सीखा होगा। क्योंकि बच्चे नदी में किनारे, जंगल में, पर्वतों में, पहाड़ों में, दुर्गम क्षेत्रों में कोई खुलकर कैसे लड़ सकता है? तो इन्होंने छिपकर लड़ने की कला सीखी। क्या बच्चे? छिपकर लड़ने की कला सीखी बच्चे। और छिपकर लड़ने की कला को ही क्या कहा गया? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। तो याद रखेंगे कि जो मराठों की युद्ध पद्धति थी, उस युद्ध पद्धति को क्या कहा गया था बच्चे? गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहा गया था। क्यों? और याद रखेंगे कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो है बच्चे, वो छुपकर लड़ी जाती है। कैसे बच्चे? छिपकर लड़ना। याद रखेंगे, छिपकर लड़ना। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि उत्कर्ष के कारण पहले तो इनकी भौगोलिक विशेषता, दूसरा इनका मजबूत व्यक्तित्व, तीसरा बच्चे इन्होंने छिपकर लड़ना सीखा, जिसे गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहा गया। क्लियर है? फिर बच्चे याद रखिएगा संतों के उपदेश। इस समय बच्चे सामाजिक धार्मिक सुधार हो रही थी, और सामाजिक धार्मिक सुधार हो रही थी बच्चे, तो महाराष्ट्र में एकनाथ, तुकाराम, रामदेव जैसे संत थे बच्चे, और उन संतों ने भी उपदेश दिया, जिससे लोगों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र की भावना भी जागृत हुई। क्लियर है? उसके बाद बच्चे याद रखिएगा इन संतों ने मराठी भाषा का प्रयोग किया। किस भाषा का प्रयोग किया बच्चे? मराठी भाषा का प्रयोग किया, जिससे मराठी साहित्य का जन्म हुआ। याद रखिएगा कि इन्हीं संतों के उपदेश बच्चे मराठी भाषा में लिखे जा रहे थे, जिससे मराठी साहित्य का क्या हुआ बच्चे? जन्म हुआ। और इन सबों से बच्चे मराठों के व्यक्तित्व पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा, और मराठा शक्ति का क्या हुआ? उद्भव हुआ। और याद रखिएगा कि मराठा शक्ति का उत्थान किसके प्रतिनिधित्व में हुआ बच्चे? शिवाजी के प्रतिनिधित्व में हुआ। और बच्चे शिवाजी नहीं, याद रखिएगा कि हिंदू पादशाही। क्लियर है बच्चे? जो मैं लिख रहा हूं भी याद रखिएगा। पहले ये सारे पॉइंट्स आप बखूबी समझ चुके हैं। ओके बच्चे, ऐसे ही पूछे जाएंगे, आप तुरंत आंसर बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब जरा आगे समझते हैं कि और क्या बातें रही। क्लियर है? तो सभी लोग याद रखेंगे बच्चे कि शिवाजी ने क्या किया इन सब चीजों से बच्चे। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियां। याद रखेंगे बच्चे कि इस समय औरंगजेब की जो नीतियां थी वो क्या थी बच्चे? हिंदू विरोधी नीतियां थी। हिंदू विरोधी नीतियां थी। तो हिंदू विरोधी नीतियों के कारण भी मराठा शक्ति का क्या हुआ बच्चे? उद्भव हुआ। तो याद रखिएगा कि औरंगजेब की जो हिंदू विरोधियां नीति थी बच्चे, इन सब के कारण जब जो शिवाजी थे बच्चे, शिवाजी ने, याद रखेंगे, शिवाजी ने हिंदू पादशाही। क्लियर है बच्चे? सभी लोग याद रखिएगा कि औरंगजेब की हिंदू विरोधियां नीतियां थी बच्चे। इन नीतियों के कारण शिवाजी ने ही क्या किया बच्चे? हिंदू पादशाही, हिंदुत्व धर्मोद्धारक, क्लियर है? हिंदू पादशाही,
हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि ली एवं ब्राह्मणों के रक्षा की कसम खाई, एवं ब्राह्मणों के रक्षा की कसम खाई। क्लियर है? तो देख सकते हैं बच्चे कि औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों के कारण भी शिवाजी ने क्या किया बच्चे कि हिंदू पादशाही की उपाधि ली, हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि ली और ब्राह्मणों के रक्षा की क्या की बच्चे, इन्होंने कसम खाई। तो इस तरीके से मराठा शक्ति का उद्भव हो गया शिवाजी के नेतृत्व में, और शिवाजी ने अणुओं की तरह बिखरे हुए बच्चे मराठाओं की शक्ति को केंद्रित किया और मराठा शक्ति को ऊपर की ओर उठाया। पूरी बात समझ में आई बच्चे? चलिए अब हम प्रारंभिक शिवाजी से रिलेटेड संबंधित सारी जानकारियों को कवर करते हैं, और जब हम शिवाजी के बारे में सारी जानकारियां ले लेंगे तो हमें पता चलेगा कि जितने भी प्रश्न हैं वो हम आराम से बना सकते हैं बिना किसी मेहनत के। क्लियर है बच्चे? चलिए तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं शिवाजी से। शिवाजी बच्चे, शिवाजी का जो कार्यकाल वो लगभग 1627 से लेकर 1680 के बीच चला। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। बच्चे याद रखिएगा, पूना के उत्तर में एक जुन्नार नगर है। क्लियर है? सभी बच्चे याद रखेंगे कि पूना के उत्तर में जुन्नार नगर के समीप। क्लियर है? याद रखिए शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चे, तो पूना के उत्तर में जुन्नार नगर के समीप शिवनेर में। क्लियर है? तो बच्चे याद रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था तो हम कहेंगे पूना के उत्तर में जुन्नार नगर के समीप शिवनेर में शिवाजी का जन्म हुआ था। क्लियर है बच्चे? अच्छा, याद रखेंगे कि इनके पिता शाहजी भोसले थे। क्या नाम थे इनके पिता का? शाहजी भोसले। और जो इनका वंश था बच्चे वो था भोसले वंश। तो याद रखेंगे कि इनके पिता भोसले वंश के शाहजी भोसले थे। क्लियर है? अच्छा, अब याद रखेंगे कि जो शिवाजी का जन्म हुआ था, क्लियर है, तो शाहजी भोसले की पहली पत्नी, याद रखेंगे बच्चे, शिवाजी का जो जन्म हुआ था शाहजी भोसले की पहली पत्नी जिनका नाम था जीजाबाई। क्लियर है? सभी बच्चे याद रखिएगा कि शिवाजी का जन्म शाहजी भोसले की पहली पत्नी जीजाबाई के गर्भ से, क्लियर है बच्चे, जीजाबाई के गर्भ से 20 अप्रैल 1627 को हुई थी। 20 अप्रैल 1627 को हुई थी। क्लियर है? तो याद रखना है कि इनका जन्म पूना के उत्तर में जुन्नार नगर के समीप शिवनेर में हुई थी। इनके पिताजी शाहजी भोसले थे, और शाहजी भोसले जिस वंश के थे बच्चे, उनके वंश का क्या नाम था? वो था भोसले वंश। और इनकी पहली पत्नी जो जीजाबाई थी बच्चे, उसी के गर्भ से शिवाजी का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 को। यहां याद रखिएगा कि शाहजी भोसले अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते के साथ रहते थे। क्लियर है? याद रखना है कि शाहजी भोसले अपनी दूसरी पत्नी जिनका नाम था तुकाबाई मोहिते के साथ रहते थे। तुकाबाई मोहिते के साथ रहते थे। तो बच्चे इस बात को नहीं भूलिएगा कि शिवाजी की माता जो जीजाबाई थी वो शाहजी भोसले की पहली बीबी थी, लेकिन शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम था तुकाबाई मोहिते, और शाहजी जो भोसले थे बच्चे वो अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते के साथ रहते थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते थे कि शिवाजी अपनी माता जीजाबाई के साथ रह रहे थे, और जीजाबाई लंबे समय तक अपने पति से अलग एक परित्यक्त छूटी हुई नारी के रूप में रह रही थी। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आई?
तो याद रखिएगा कि शिवाजी के व्यक्तित्व पे सबसे ज्यादा प्रभाव जीजाबाई का पड़ा था। स्पष्ट है? तो हमें इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का पड़ा था, क्योंकि शिवाजी जो है अपनी माता जीजाबाई के साथ ही लंबे समय तक रहे। क्लियर है? यहाँ पर क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो बच्चे यहाँ सभी लोग याद रखिएगा कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का पड़ा। अच्छा, यहाँ पर हमें याद रखना है कि शिवाजी के गुरु और संरक्षक दादाजी कोणदेव थे। क्लियर है? इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि इनके गुरु, शिवाजी के गुरु एवं संरक्षक कौन थे। क्लियर है बच्चे? तो हमें याद रखना है कि इनके गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोणदेव थे। दादाजी कोणदेव थे। क्लियर है? तो दादाजी कोणदेव इसके गुरु भी थे शिवाजी के, और गुरु के साथ साथ क्या थे बच्चे? इनके संरक्षक भी थे। लेकिन याद रखिएगा कि शिवाजी के एक आध्यात्मिक गुरु भी थे। क्लियर है? याद रखिएगा कि शिवाजी के इनके आध्यात्मिक गुरु, हमें उनके बारे में भी जानना है कि इनके शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा सभी बच्चे कि जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था रामदास। क्या नाम था बच्चे? रामदास। भूलिएगा नहीं कि शिवाजी के व्यक्तित्व पे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? उनकी माता जीजाबाई का पड़ा था। शिवाजी के गुरु और संरक्षक कौन थे? दादाजी कोणदेव थे। लेकिन इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे बच्चे? रामदास थे। और सभी लोग याद रखिएगा कि इसी आध्यात्मिक गुरु रामदास के प्रभाव से ही शिवाजी में राष्ट्र प्रेम, हिंदुत्व, ब्राह्मणों की रक्षा, गाय की रक्षा जैसे विचार इनके दिमाग में आए थे। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि इन्हीं रामदास ने बच्चे शिवाजी को राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा दी थी। भूलेंगे नहीं कि इसी रामदास ने शिवाजी को क्या किया था बच्चे? राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा दी थी। पूरी बात समझ में आ गई? तो भूलेंगे नहीं, शिवाजी के व्यक्तित्व में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका? माता जीजाबाई का। गुरु और संरक्षक कौन? दादाजी कोणदेव। आध्यात्मिक गुरु कौन? रामदास। और राष्ट्र प्रेम की भावना या राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा किसने दी थी? तो याद रखिएगा कि वो गुरु रामदास ने दी थी। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे? अच्छा, अब याद रखिएगा कि धीरे धीरे वक्त जैसे आगे बढ़ा तो 1640 में शिवाजी का विवाह बच्चे 12 वर्ष की आयु में हो गया। तो हमें यह जानना है कि शिवाजी ने जो विवाह किया था 12 वर्ष की आयु में, उनकी पत्नी का नाम क्या था? क्लियर है बच्चे? याद रखेंगे इनका विवाह 1640 में, क्लियर है बच्चे? इनका विवाह 1640 में 12 वर्ष की आयु में, इनका विवाह 1640 में 12 वर्ष की आयु में हुआ। और जिसके साथ उनका विवाह हुआ था बच्चे, उनका नाम था साईबाई निम्बालकर। क्लियर है? किनसे इनका विवाह हुआ था? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, इनका विवाह हुआ था साईबाई निम्बालकर। साईबाई निम्बालकर। क्लियर है? तो हमें याद रखना है कि 1640 में 12 वर्ष की आयु में साईबाई निम्बालकर के साथ क्या हुआ बच्चे? शिवाजी का विवाह हुआ। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, शिवाजी में वो सारी उपाधियां थी, वो गुण तो आ ही चुके थे, राष्ट्र प्रेम की भावना आ ही चुकी थी बच्चे। लेकिन क्या हुआ कि जो शिवाजी के पिता थे शाहजी, उन्होंने शिवाजी को पूना की जागीर दे दी। क्या की बच्चे? पूना की जागीर दे दी। पहले मैं ये मिटा दूं, ये सीख चुके हैं आप लोग? ओके, तो यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि इनके पिता ने इन्हें पूना की जागीर दी। क्लियर है? आप सोच सकता है ये पूछा जाए कि कौन सी जागीर मिली थी। क्लियर है? याद रखेंगे पिता ने पूना की जागीर दी। पूना की जागीर दी। तो इसका मतलब है कि शिवाजी को अपने पिता की तरफ से बच्चे क्या मिला? पूना की जागीर मिली। और खुद याद रखिएगा कि पिता ने पूना की जागीर दी एवं खुद बीजापुर सुल्तान के पास क्या कर ली बच्चे? नौकरी कर ली। क्लियर है? तो इस बात को सभी लोग याद रखिएगा कि इनके पिता ने शिवाजी को बच्चे पूना की जागीर दे दी और खुद जाकर बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। बीजापुर रियासत में क्या कर ली बच्चे? इन्होंने नौकरी कर ली। क्लियर है?
तो इस तरीके से शिवाजी को एक जागीर भी मिली, वो पूना की जागीर थी जो उनके पिताजी से मिली थी। और इनके पिताजी खुद जाकर बच्चे इन्होंने क्या किया कि बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। क्लियर है? अच्छा, अब याद रखिएगा कि शिवाजी ने मावल प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाई। याद रखिएगा कि शिवाजी ने मावल प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाई। अपने जीवन की प्रारंभिक क्या बनाई बच्चे? कार्यस्थली बनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि शिवाजी ने अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली किस प्रदेश को बनाई थी? तो हम क्या कहेंगे बच्चे कि इन्होंने मावल प्रदेश को अपने जीवन की क्या बनाई थी? प्रारंभिक कार्यस्थली बनाई थी। क्लियर है? और इन्होंने क्या किया कि 1644 में शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के किले पर क्या किया बच्चे? अधिकार किया। तो इस बात को सभी लोग याद रखिएगा कि शिवाजी ने सबसे पहले क्या किया था। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि शिवाजी ने 1644 में सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण, याद रखिएगा बच्चे कि शिवाजी ने क्या किया? 1644 में सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। पहाड़ी किले पर क्या किया बच्चे? अधिकार कर लिया। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखेंगे कि सबसे पहले शिवाजी ने उसी बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर 1644 ईस्वी में क्या कर लिया बच्चे? अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद बच्चे इस लूट से उन्हें जो भी पैसा मिला, तो इन पैसे से इन्होंने क्या किया बच्चे? रायगढ़ नाम का एक नवीन किला बनवाया। क्लियर बच्चे? अधिकार कर लिया एवं लूट से बच्चे रायगढ़ नामक किला बनवाया। रायगढ़ नामक किला बनवाया। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि शिवाजी ने बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया और उसकी लूट से ही बच्चे इन्होंने रायगढ़ नामक किला बनवाया था। तो ये रायगढ़ नामक जो किला है ये शिवाजी ने ही बनवाया था बच्चे, बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी दुर्ग को जीतकर। पूरी बात तो सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि शिवाजी ने रायगढ़ नाम का एक नवीन किला बनवाया। ओके, फिर याद रखिएगा बच्चे 1648 में शिवाजी ने पुरंदर, याद रखिएगा पुरंदर हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, तो पुरंदर की कहानी ये जान लीजिए बच्चे कि 1648 में शिवाजी ने पुरंदर के किले को नीलोजी नीलकंठ से छीन लिया। क्लियर है? याद रखेंगे बच्चे कि 1648 में शिवाजी ने क्लियर है बच्चे पुरंदर के किले को क्या कीजिएगा बच्चे कि पुरंदर के किले को किससे छीन लिया था? उस व्यक्ति का नाम था नीलोजी नीलकंठ। क्लियर है बच्चे? याद रखेंगे सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट है। नीलोजी नीलकंठ से छीन लिया। स्पष्ट है? तो याद रखना है कि 1648 में क्लियर है शिवाजी ने पुरंदर के किले को, किसको बच्चे? पुरंदर के किले को नीलोजी नीलकंठ से छीन लिया। स्पष्ट है? यानी पुरंदर का किला खुद शिवाजी ने नीलोजी नीलकंठ को हराया, पराजित किया और उससे पुरंदर का किला क्या कर लिया? अपने अधिकार में ले लिया। उसी तरह बच्चे एक चीज और याद रखिएगा कि पुरंदर के किले के साथ साथ क्लियर है बच्चे एक और किला था जिसे हम जावली का किला कहते हैं। तो शिवाजी ने क्या किया कि 1656 में जावली के किले को एक मराठा सरदार से छीना जिसका नाम था चंद्रराव मोरे। क्लियर है? यहाँ सभी बच्चे याद रखिएगा कि 1600 बच्चे फिर से मैं आपको बता देता हूं, दो किला, एक पुरंदर का किला और दूसरा क्या छीना बच्चे? जावली का किला। स्पष्ट है? तो 1656 में शिवाजी ने जावली के किले को
जावली के किले को। स्पष्ट है? तो याद रखिएगा कि 1656 में शिवाजी ने जावली के किले को, स्पष्ट है बच्चे, जावली के किले को चंद्रराव मौर्य से छीन लिया। चंद्रराव मौर्य से छीन लिया। स्पष्ट है बच्चे? चंद्रराव मौर्य से छीन लिया। तो याद रखेंगे, हम भूलेंगे नहीं कि 1656 में शिवाजी ने जावली के किले को चंद्रराव मौर्य से छीन लिया। और इस तरीके से शिवाजी क्या हो रहे थे, उन्होंने अपनी स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत कर ली थी। क्लियर है? अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरह शिवाजी अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे बच्चे। और उसके बाद वो 1656 में फिर रायगढ़ को इन्होंने क्या कर दी, अपनी राजधानी बना ली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को क्या बनाई बच्चे, अपनी राजधानी बनाई। अपनी राजधानी बनाई। क्लियर है? तो हमने ये भी क्लियर कर लिया कि 1656 में ही शिवाजी ने बच्चे क्या किया, रायगढ़ को अपनी क्या बना ली, राजधानी बना ली। और इस तरीके से अब शिवाजी ने अपनी राजधानी भी बना ली और अपनी स्थिति को पूरे तरीके से मजबूत कर दिया। स्पष्ट है? चलिए बच्चे, हम यहां से अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे और बीजापुर के साथ शिवाजी के सारे संबंधों को देखेंगे और जितनी घटनाएं घटी थी। स्पष्ट है? तो हमारा अगला पॉइंट है बच्चे शिवाजी एवं बीजापुर। पहले ये मैं मिटा दूं, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं आपको? ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिवाजी एवं बीजापुर। शिवाजी एवं बीजापुर। स्पष्ट है? तो शिवाजी एवं बीजापुर। स्पष्ट है? चलिए बच्चे, याद रखिएगा कि बीजापुर का जो सुल्तान था वो खुद शिवाजी से घबराए हुए था। उसने देखा कि शिवाजी की शक्ति दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खां को भेजा शिवाजी की शक्ति को कम करने के लिए। स्पष्ट है? यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि बीजापुर के सुल्तान ने, स्पष्ट है बच्चे, अपने सेनापति अफजल खां, क्या नाम था बच्चे सेनापति का, अफजल खां। स्पष्ट है? तो याद रखिएगा कि बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खां को 1659 में, क्लियर है बच्चे, शिवाजी के पास भेजा या शिवाजी को रोकने के लिए भेजा। शिवाजी को रोकने के लिए भेजा। स्पष्ट है? अब यहां पर क्लियर कीजिए कि बीजापुर का सुल्तान शिवाजी की शक्तियों को कम करना चाहता था। तो उसने क्या किया कि अपने सेनापति, जिसका क्या नाम था बच्चे, अफजल खां को 1659 में शिवाजी को रोकने के लिए भेजता है। क्लियर है? अब अफजल खां तो पहुंच गया बच्चे शिवाजी को रोकने के लिए। तो यहां पर यह क्लियर करना है कि इसी अफजल खां ने पंढरपुर के विठोबा मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्लियर है? इसे सभी लोग याद रखेंगे कि अफजल खां ने पंढरपुर के, अफजल खां ने बच्चे पंढरपुर के विठोबा मंदिर के मूर्तियों को तोड़ दिया। विठोबा मंदिर के मूर्तियों को तोड़ दिया। स्पष्ट है? तो आप इसे नहीं भूलिएगा कि ये अफजल खां जब शिवाजी को रोकने के लिए जा रहा था तो इसने क्या किया था कि पंढरपुर का जो विठोबा मंदिर था उसी की मूर्तियों को इसने क्या किया था बच्चे, तोड़ दिया था। क्लियर है? अच्छा, अब शिवाजी और अफजल खां की जो भेंट हुई, मुलाकात हुई बच्चे, वो पार नामक स्थान पर हुई थी। स्थान का क्या नाम था? पार। तो याद रखेंगे बच्चे कि दोनों का, ठीक है बच्चे, दोनों का जो मुलाकात हुआ बच्चे, दोनों का मुलाकात, क्लियर है बच्चे,
पार नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है बच्चे, दोनों का मुलाकात कहां हुआ था? पार नामक स्थान पर हुआ था। तो इसे याद रखिएगा कि दोनों की जो मुलाकात हुई बच्चे, क्लियर है, या दोनों का जो मुलाकात था, क्लियर है। तो यहां याद रखिएगा कि दोनों की जो मुलाकात हुई वो किस स्थान पर हुई थी? पार नामक स्थान पर हुई थी। तो बच्चे अफजल खां और शिवाजी में युद्ध हुआ, तो अफजल खां ने भी शिवाजी को मारना चाहा, पर शिवाजी ने अपने बगनखे से अफजल खां की क्या कर दी? हत्या कर दी। स्पष्ट है। तो शिवाजी ने अफजल खां को मार दिया। इस बात को याद रखिएगा कि अफजल खां पराजित हुआ और मार दिया गया था। स्पष्ट है बच्चे, अफजल खां को मार दिया। अफजल खां को क्या कर दिया बच्चे? मार दिया। स्पष्ट है। तो शिवाजी ने क्या किया कि अफजल खां को मार दिया। चलिए, अब यहां अफजल खां खत्म हो चुका। उसके बाद बच्चे शिवाजी ने क्या किया कि अफजल खां को मारने के बाद शिवाजी ने कोंकण, कोल्हापुर और पन्हाला के किले को जीत लिया। यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि फिर शिवाजी ने क्या किया? अफजल खां को जब मार दिया तो कोंकण, क्लियर है बच्चे, पन्हाला, स्पष्ट है। ये सब भूलिएगा नहीं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि कोंकण के किले को जीता, फिर पन्हाला के भी किले को जीता और कोल्हापुर को जीत लिया। कोल्हापुर किले को जीता, किले को जीता। स्पष्ट है। तो याद रखिएगा कि शिवाजी ने कोंकण, पन्हाला, कोल्हापुर इन किलों को क्या किया बच्चे? जीत लिया अफजल खां को मारने के बाद। और याद रखिए कि बीजापुर का सुल्तान भयभीत हो गया, क्योंकि वो समझ गया था कि शिवाजी को रोकना आसान नहीं। शिवाजी की शक्तियां बढ़ती ही जा रही थी, शिवाजी ज्यादा से ज्यादा किले को जीत रहे थे। अब बच्चे सुल्तान ने क्या किया कि शिवाजी से एक शांतिपूर्ण समझौता किया और शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक मान लिया। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे। पहले मैं इसे मिटा दूं, ये क्लियर है आप लोगों का? ओके। तो यहां पर फिर बच्चे आपको याद रखना है कि बीजापुर का सुल्तान क्या हो गया बच्चे? भयभीत हो गया, और भयभीत होकर उसने शिवाजी से क्या किया? संधि कर ली। स्पष्ट है। यहां सभी लोग केयर कीजिएगा कि सुल्तान ने भयभीत होकर शिवाजी से शांति समझौता किया। शिवाजी से क्या किया बच्चे? शांति समझौता किया। इस बात को याद रखना है कि तुरंत बीजापुर के सुल्तान ने बच्चे भयभीत होकर शिवाजी से क्या कर लिया? शांति समझौता किया एवं उन्हें, शिवाजी को, उन्हें स्वतंत्र शासक मान लिया, उन्हें स्वतंत्र शासक माना। स्पष्ट है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो बीजापुर का सुल्तान था वो भयभीत होकर शिवाजी से उसने क्या किया बच्चे? शांति समझौता किया और शिवाजी को स्वतंत्र शासक मान लिया। अब शिवाजी क्या हो गए? एक स्वतंत्र शासक हो गए बच्चे, क्योंकि इसने मान भी लिया डरकर। अच्छा, फिर बदले में शिवाजी ने क्या किया? इसे पन्हाला और चाकन का किला वापस कर दिया। याद रखिएगा कि शिवाजी ने फिर बदले में पन्हाला, क्या नाम था बच्चे? पन्हाला एवं चाकन का किला वापस कर दिया। पन्हाला एवं चाकन का किला क्या कर दिया? वापस कर दिया कि ठीक है, लो तुम रख लो। तो सभी बच्चे आपको याद रखना है कि बीजापुर का सुल्तान भयभीत हो गया, और भयभीत होकर उसने क्या किया? शिवाजी से संधि कर ली, और शिवाजी से संधि करने के बाद, क्लियर है बच्चे, उन्होंने शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक मान लिया, और फिर शिवाजी ने क्या किया बच्चे? पन्हाला और चाकन का किला उससे वापस कर दिया। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे? ओके ना। अब यहां से बच्चे हमें फिर कहानी को मोड़ना है मुगल की ओर, और हम जो अपना अगला पॉइंट बनाएंगे बच्चे वो होगा हमारा शिवाजी और मुगल। ठीक है, पहले ये मिटा दूं मैं, यहां तक पूरी बात आपको क्लियर हो चुकी है?
तो बच्चे मैं जैसे बोल रहा हूं बस वैसे आप सुनते चलिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और याद रखिएगा कि मेरे प्लेटफॉर्म पर आपको बच्चे पूरी जीएस की अच्छी से जानकारी दी जाएगी, आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। आपके लिए मैं खुद पूरी मेहनत करूंगा, जितनी मेहनत मुझसे हो सके, और एक एक क्वेश्चन हम क्लास नोट से बनाएंगे। हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, तो सबसे अब हम नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं शिवाजी एवं मुगल, और देखते हैं कि शिवाजी और मुगल क्या है। क्लियर है बच्चे ना? और इसको भी बखूबी सीखेंगे ताकि एक एक बात हम क्लास में याद कर ले, हमें कहीं कोई भटकने की जरूरत नहीं है। शिवाजी एवं मुगल। अब बच्चे याद रखिएगा कि उस समय जो मुगल शासक था क्या था बच्चे? वो औरंगजेब था। और कहीं ना कहीं जो औरंगजेब था बच्चे, वो शिवाजी की शक्ति को रोकना चाहता था, वो खुद शिवाजी को बर्दाश्त नहीं करता था। मैंने पहले भी बताया था कि औरंगजेब की जो नीतियां थी वो हिंदू विरोधी नीतियां भी थी, तो वो शिवाजी की शक्ति को कम करना चाहता था, रोकना चाहता था। तो याद रखिएगा कि औरंगजेब ने मराठों के दमन को बहुत महत्व दिया। यानी दक्षिण में जो औरंगजेब महत्व दे रहा था, उसका मूल कारण था कि उसे मराठों का दमन करना था, तो उसने मराठों के दमन को बहुत महत्व दिया बच्चे। और याद रखिएगा कि 1660 में उसने क्या किया? अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण भेजा ताकि वो मराठा की शक्तियां को कम कर पाए, या मुख्य रूप से शिवाजी की शक्तियों को कम कर पाए। स्पष्ट है? तो बच्चे याद रखेंगे यहां पर औरंगजेब ने 1660 में अपने मामा जिसका क्या नाम था बच्चे? अपने मामा शाइस्ता खां। क्या बच्चे? शाइस्ता खां। तो याद रखिएगा कि औरंगजेब ने 1660 में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण भेजा। किधर भेजा बच्चे? दक्षिण भेजा। और भेजने का उद्देश्य क्या था? शिवाजी को रोकने के लिए। शिवाजी को रोकने के लिए। स्पष्ट है? तो यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि औरंगजेब ने 1660 में, औरंगजेब ने क्या किया बच्चे? कि 1660 में अपने मामा जिसका नाम था शाइस्ता खां को क्या किया बच्चे? इसने भेजा दक्षिण की ओर। किसको रोकने के लिए? शिवाजी को रोकने के लिए। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो शाइस्ता खां है, इसको दक्षिण की सूबेदारी भी सौंपी थी। स्पष्ट है? याद रखिएगा कि शाइस्ता खां को क्या बनाया था? दक्षिण का सूबेदार बनाया। दक्षिण का सूबेदार बनाया। क्लियर है बच्चे? तो शाइस्ता खां को औरंगजेब ने दक्षिण का सूबेदार बना दिया और उसे ड्यूटी दी कि जाओ शिवाजी को रोको, शिवाजी का क्या करो बच्चे? दमन करो। क्लियर है? अब याद रखिएगा कि शाइस्ता खां जैसे दक्षिण आया तो सबसे पहले वो बीजापुर गया। और याद रखिएगा बच्चे, बीजापुर के सुल्तान से इसने क्या की? संधि की। स्पष्ट है? तो याद रखना है कि शाइस्ता खां ने बीजापुर के सुल्तान से संधि की पहले, क्योंकि ये बीजापुर तो खुद ही परेशान था, तो ये खुद चाहता था शिवाजी को भी दमन करना। तो शाइस्ता खां ने क्या की बच्चे? बीजापुर से संधि कर ली। क्लियर है? संधि की ताकि वो क्या करे कि शिवाजी को पकड़ सके, शिवाजी की शक्तियों को रोक सके। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखिए कि शाइस्ता खां ने क्या किया बच्चे? संधि कर। तो बच्चे हमने देखा कि शाइस्ता खां आकर उसने क्या किया? पहले तो बीजापुर से संधि कर ली। स्पष्ट है बच्चे? और बीजापुर से संधि की। फिर याद रखना है कि शिवाजी द्वारा जीते हुए क्लियर है बच्चे? पूना चाकन। क्लियर कीजिएगा बच्चे कि शिवाजी द्वारा जीते हुए पूना चाकन और कल्याण के किले पर कब्जा कर लिया। पूना चाकन एवं कल्याण के किले पर कब्जा कर लिया। कल्याण के किले पर क्या कर लिया बच्चे? इसने कब्जा किया। तो यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि शिवाजी द्वारा जीते हुए शाइस्ता खां ने बीजापुर से संधि की और फिर शिवाजी द्वारा जीते हुए पूना चाकन और कल्याण के किले पर क्या किया बच्चे? इसने कब्जा कर लिया। ओके, अच्छा। फिर याद रखिएगा कि शिवाजी ने पूना में बच्चे क्या किया
कि इस पर शाइस्ता खां पर हमला किया। इस बात को याद रखना है कि शिवाजी ने बच्चे क्या किया कि पूना में शाइस्ता खां पर क्या किया बच्चे, हमला किया। स्पष्ट है। यहां सभी बच्चे केयर कीजिए कि शिवाजी ने पूना में शाइस्ता, क्लियर है बच्चे, शिवाजी ने पूना में क्या किया कि शाइस्ता खां पर हमला किया। शाइस्ता खां पर हमला किया एवं, याद रखना है बच्चे, शाइस्ता खां पर क्या किया, पूना में हमला किया एवं पराजित किया। एवं क्या किया बच्चे, हरा दिया। तो आप देख सकते हैं कि औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा और शाइस्ता खां बच्चे बीजापुर में आकर संधि करता है और शिवाजी द्वारा जीते हुए, याद रखना है, पूना, चाकन और कल्याण के किले पर कब्जा किया। लेकिन शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खां पर हमला किया और हमले में शाइस्ता खां को क्या किया बच्चे, हरा दिया। तो देख सकते हैं कि यहाँ शाइस्ता खां भी शिवाजी से क्या हुआ, पराजित हुआ। जब औरंगजेब को पता चला कि उसका मामा शाइस्ता खां भी पराजित हो चुका था, तो बच्चे याद रखिए कि औरंगजेब शाइस्ता खां पर बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने क्या किया कि शाइस्ता खां को यहाँ से हटाकर बंगाल भेज दिया। तो इस बात को याद रखिएगा कि औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को फिर कहाँ भेज दिया, बंगाल भेज दिया, क्योंकि शाइस्ता खां भी शिवाजी से हार चुका था और इस बात से औरंगजेब बहुत ही क्रोधित था। स्पष्ट बच्चे, चलिए मैं मिटाऊं, पहले यहां तक सीख लिए आप लोग। ओके, यहां केयर कीजिएगा बच्चे। अब औरंगजेब ने क्या किया बच्चे, क्रोधित होकर, गुस्सा तो था ही वो, तो औरंगजेब बच्चे क्रोधित होकर शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया कि जाओ बंगाल में ही काम करो। स्पष्ट है, बंगाल भेज दिया, क्योंकि शिवाजी ने शाइस्ता खां को भी क्या किया, पराजित किया। तो बच्चे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से औरंगजेब ने क्रोधित होकर शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया। अब है कि अब औरंगजेब किसे भेजेगा। तो बच्चे इस बार औरंगजेब ने क्या किया कि शहजादे को, यानी अपने पुत्र को, ठीक है बच्चे, जिसका क्या नाम था, शहजादा मुअज्जम। तो औरंगजेब ने अब बच्चे शहजादा मुअज्जम को भेजा। ठीक है, याद रखेंगे बच्चे कि फिर औरंगजेब ने शहजादा मुअज्जम, मैंने आपको बच्चे पढ़ा दिया है, मुअज्जम ही क्या था, बहादुर शाह प्रथम, शहजादा मुअज्जम को भेजा। स्पष्ट है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि फिर औरंगजेब ने किसे भेजा बच्चे, शहजादा मुअज्जम को भेजा। स्पष्ट है ना। अब बच्चे मुअज्जम भी क्या रहा, असफल रहा। याद रखिएगा, यह भी असफल रहा। तो देख सकते हैं कि औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां भी असफल रहा बच्चे, और शाइस्ता खां के बाद औरंगजेब ने शहजादा मुअज्जम को भेजा, तो शहजादा मुअज्जम भी क्या रहा बच्चे, असफल रहा। अब क्या हुआ कि अब औरंगजेब ने बच्चे ये तो देख लिया कि शहजादा मुअज्जम भी असफल रहा। अब शिवाजी ने क्या किया बच्चे कि 1664 में सूरत को लूट लिया। क्लियर है। याद रखना है फिर हमें कि इसके बाद शिवाजी ने 1664 में सूरत को लूटा, क्योंकि याद रखिएगा बच्चे सूरत क्या था, बंदरगाह नगर था। क्लियर है। तो बंदरगाह नगर को लूटने से फायदा भी था और औरंगजेब तो गुस्सा था ही। तो याद रखिएगा कि मुअज्जम के असफल होने के बाद शिवाजी ने 1664 में बच्चे क्या किया कि सूरत को लूटा। स्पष्ट है। शाइस्ता खां को बंगाल भेजा, फिर शहजादा मुअज्जम को भेजा, वो भी असफल रहा, और 1664 में शिवाजी ने क्या किया बच्चे, फिर सूरत को लूटा। अब औरंगजेब परेशान था बच्चे, और उसने क्या किया कि आमेर के राजा जय सिंह को दक्षिण भेजा। स्पष्ट है। तो यहां पर याद रखिएगा बच्चे कि इसके बाद औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह को दक्षिण भेजा, मराठों को सीमित करने के लिए दक्षिण भेजा।
तो देख सकते हैं बच्चे कि पहले औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा, शाइस्ता खां के बाद शहजादा मुअज्जम को भेजा, और इन लोगों से काम नहीं चला। तब औरंगजेब ने आमेर के राजा, क्या नाम था बच्चे, जय सिंह को फिर दक्षिण की ओर भेजा कि जाओ जाकर आप जो है शक्ति को सीमित करो या शिवाजी का दमन करो। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। तो सभी बच्चे, इस जीएस प्लेटफॉर्म पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, अच्छे से पढ़ाई जाएगी। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है सभी बच्चे? थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू। हाँ, आपके कोई भी प्रश्न हो, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपने क्वेश्चन को डालिए, तुरंत आपको आंसर दी जाएगी। ओके, थैंक यू क्लास।